मैं सुनाता हूँ आपको। मैं कहना नहीं चाहता था, क्योंकि उनको मैं इतनी गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र है। अगर मेरे एक कार्यकर्ता की तरफ आंख उठे तो इस बार हरदोई पैदल आऊंगा, मेरी बात को याद रखना। बड़े बिल्डिंग वाले जो सत्ता के साथ बदल जाते हैं, उन नेताजी के कान में बता देना, मुकाबला बिकाऊ लोगों से नहीं है, मुकाबला टिकाऊ लोगों से है। ये बात उनको बता देना जरूर। बेटे ये बस बीच वाली व्यवस्था और करा दो, 15 मिनट में खत्म करूंगा। मैं समझता हूँ कि बहुत भीड़ है, ये वाली करा दो बस। बहुत धन्यवाद, हो जाएगा आपका। वो जो वो सामने, बस फिर ठीक हो जाएगा। चलिए गौर कीजिए प्यारे साथियों, आज हम लोग हरदोई में एक महत्वपूर्ण अवसर पर और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के संघर्ष को मजबूत करने के लिए इकट्ठा हुए। और सबसे पहले मैं बात करूंगा उस शासक पे जिसका लोहा 12वीं शताब्दी में पूरे देश में माना था। बिजली जैसी तेजी से जो दुश्मन पर हमला करते थे, पलक झपकते ही स्थान बदल लिया करते थे। एक प्रहार से ही 10-10 लोगों के सर धड़ से अलग कर दिया करते थे। ऐसे महाराजा बिजली पासी को मैं नमन करता हूं। आपने आला उदल जी का नाम सुना होगा, और आला तो गाया भी जाता है, लेकिन आला उदल को हराने वाले महाराजा बिजली पासी के इतिहास को दबा दिया गया, गड्ढा में दबा दिया गया। अवध क्षेत्र में सामंतवादी ताकतों को समाप्त कर सामाजिक न्याय के संकल्प को मजबूत करने वाले, भाईचारा को बढ़ाने वाले 103 दिनों तक लगातार गाजर युद्ध में की भूमि में डटे रहे और विजय प्राप्त की, और राजा जयचंद की 5 गुना सेना को अपने पराक्रम से धूल छटा देने वाले महाराजा बिजली पासी जी को आज हम लोग नमन करते हैं उनके जयंती के अवसर पर। सम्मानित साथियों, मैं यहां से शुरू करूंगा कि अभी देश के प्राइम मिनिस्टर लखनऊ रैली में आए थे, जहां प्रेरणा स्थल पर उन्होंने लंबा भाषण दिया। प्रेरणा स्थल पर खड़े होके और महाराजा बिजली पासी का नाम 10 बार लेने का काम किया अपने भाषण में। कितनी बार? 10 बार लेने का काम किया। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता है कि जो प्रेरणा स्थल बनाया उसमें महाराजा बिजली पासी की अगर एक शानदार मूर्ति भी लगा देते तो हमारे दिल में भी ठंडक पड़ जाती। अगर लखनऊ के बसाने वाले महाराजा लाखन पासी की मूर्ति लगा देते तो हमारे कलेजे में भी ठंडक पड़ जाती। अगर मां उदा देव पासी की मूर्ति लगा देते, मदारी पासी की मूर्ति लगा देते, किसानों के मसीहा कहे जाने वाले, किसानों की आवाज बनने वाले उन हमारे महापुरुषों की मूर्तियां लगा देते तो शायद हमें ठंडक पड़ जाती। लेकिन हमारा पेट तो सिर्फ बातों में भरा जा रहा है, और ये आज से नहीं हो रहा है मेरे लोगों, ये आजादी से पहले भी और आजादी के आज बाद भी लंबे समय से बातों से पेट भरा जा रहा। प्यारे साथियों, आप जाकर देखो गांव देहात में आज भी अगर मकान पक्का बन गया है तो प्लास्टर मेरे लोग नहीं करा पाए। ये वो लोग हैं जो राजा महाराजा की जो शासकों की संतानें हैं और आज इस आजाद भारत में गुलामी का जीवन जीने के लिए मजबूर हो रखी है, क्योंकि राजकाज में इनकी हिस्सेदारी नहीं। प्यारे साथियों, जब 12वीं शताब्दी में आपका झंडा डंडा इतना बुलंद था, तो आज आपके देश में राजकाज जाने के बाद
जुल्म जाति के शिकार इस देश में हो रहे हो। हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश में किस तरह का अन्याय कमजोर वर्गों के लोगों को सहना पड़ रहा है, आपसे छिपा हुआ नहीं। आज यहाँ बहुजन समाज का ये जो बड़ा सा जन समूह इकट्ठा हुआ है, ये दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी, जैन, बौद्ध, ईसाई, अल्पसंख्यक समाज के लोग, ईसाई समाज के लोग बड़े पैमाने पे इकट्ठा हुए। सबके मन में चाहत है कि गुलामी के दिन खत्म होने चाहिए। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इस देश में कौन हमारा अपना है, कौन पराया है, किसने हमें क्या दिया है और किसने हमारी, किसकी वजह से हमें गुलामियों की बेड़ियां सहनी पड़ी है, जब तक मेरा नौजवान नहीं जानेगा तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। आप याद करो, और मैं जो बात कह रहा हूं आप इसको चेक कर लेना। मैंने पार्लियामेंट में बात कही थी कि हमें जो भी अधिकार मिले हैं वो मांगने से नहीं मिले मेरे लोगों, उन अधिकारों को हमारे महापुरुषों ने अपने 4-4 बच्चों का बलिदान देके छीनने का काम किया, लड़ लड़ के लेने का काम किया। मैं इसका एक उदाहरण बताता हूं, बाकी उदाहरण आपको किताबों में पढ़ने हैं। मैं आपके याद दिला देना चाहता हूं कि जब भारत गुलाम था तो गुलाम भारत में 1919 से पहले 3% लोग वोट करते थे। कितने परसेंट लोग? जोर से बताओ, जोर से बताओ। 3% लोग। फिर मॉन्टेगो चेंज वोट समिति बनी, उसने कुछ सुधार करने की बात कही, सुधार भी हुए और 3% से बढ़ के 15% लोगों को वोट देने का अधिकार मिल गया। गौर से सुनना, पहले 3% लोग वोट करते थे, फिर 15% हो गए। 3 के बाद जो सुधार हुआ, उस सुधार में ये तय हुआ कि जिनके पास बहुत धन है उनको भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। जिनके पास जमीनें हैं, जमींदार हैं, उनको भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। जिनके पास जो टैक्स पेयर है, व्यापारी है, बिजनेसमैन है, उनको भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। जो बहुत पढ़े लिखे हैं उनको भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। और जो राजा महाराजाओं के परिवार से आते हैं उनकी पीढ़ियों को भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। 3% से बढ़ के 15% हो गए। 15% लोगों में आपको जानना चाहिए, एक भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी और कमजोर वर्ग, गरीब समाज का व्यक्ति नहीं था। मैं बताना चाहता हूं, मीडिया के लोग मुझे सुन रहे हैं, हालांकि दिखाना तो आपको वही है जो आप दिखाना चाहते हैं। मैं कोई ऐसी बात कह दूंगा तो आप कहेंगे चंद्रशेखर ने ऐसी बात कह दी, मगर मैं आज कहूंगा तो जरूर आप सुन लेना, आप सुना देना। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इतिहास की बात कर रहा हूं, मैं इतिहास का स्टूडेंट हूं, मैं वकील हूं। 15% लोगों में देश को जानना चाहिए, एक भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी नहीं थे। कौन थे? सामान्य जाति के लोग। कौन थे? सामान्य जाति के लोग। कौन थे? सामान्य जाति के लोग। और सामान्य में भी जो गरीब सामान्य थे वो भी नहीं थे। कौन थे? जो मजबूत, ताकतवर, पैसे वाले, संपन्न सामान्य जाति के लोग थे, वही वोट का काम इस देश में करते थे। वही वोट का काम इस देश में करते थे और उन्हीं के द्वारा सरकारें अंग्रेजों के राज में चुनी जाती थी। मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं, मेरी माए बहनें बहुत बड़ी पैमाने पे आई हैं अपने बच्चों को आशीर्वाद देने। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक भी महिला को किसी भी जाति, किसी भी धर्म की हो, वोट डालने का अधिकार भारत में नहीं था। ये वोट का अधिकार कैसे मिला, किसने दिलाया? ये वोट का अधिकार 1919 के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 सभा बना के और मेमोरेंडम दिया और उस मेमोरेंडम की जांच करने साइमन कमीशन आया और साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुआ और उस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको, मुझे और मेरे जैसे करोड़ों लोगों को वोट का अधिकार दिलाने का काम किया। देश की हर महिला को वोट का अधिकार दिलाने का काम किया। इसलिए समझो, ये वोट हमें मांगने से नहीं मिली मेरे लोगों, मेरे भाइयों, मेरे बड़े अभिभावकों, मेरी माँ,
साथियों, ये वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों की कुर्बानियों से मिला है। मेरी बात को आप याद रखना। और आज एसआईआर के जरिए मुख्यमंत्री जी ने कहा 4 करोड़ वोट कट गए हैं, और अब जब एसआईआर का आंकड़ा आया तो 2 करोड़ 39 लाख लोगों को वोट कट गया। 2 करोड़ 89 लाख लोगों का वोट कट गया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर 4 करोड़ वोट की बात मुख्यमंत्री ने कही तो मुख्यमंत्री ने झूठ बोल के प्रदेश को गुमराह क्यों किया कि 4 करोड़ वोट कट गए हैं? और अगर 4 करोड़ वोट कटे थे तो ये 1.25 करोड़ वोट किसके हैं जो बढ़ाए गए हैं चुपचाप पिछले दरवाजे से? इसका जवाब उत्तर प्रदेश की सरकार को देना चाहिए। प्यारे साथियों, ये वोट का अधिकार है तो आपकी गलियों में बड़े बड़े महले वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, बड़े हेलीकॉप्टर वाले, बड़े बड़े कुर्तों वाले, जिनको आपसे बदबू आती है तो वो आपके भी मोहल्लों में आ जाते हैं, आपकी गलियों में आ जाती हैं। जहां गाड़ियां नहीं जाती, जहां मोटरसाइकिल नहीं जाती, जहां कीचड़ है, जहां सड़क भी नहीं, जहां रेत है, गारा है, वहां जहां हमारे लोग पैर को ऊपर, पजामा ऊपर करके निकलते हैं, वहां भी लोग आते हैं चुनाव के समय, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको वोट का अधिकार दिलाया। इसलिए वोट का अधिकार आपसे चला गया, कोई गरीबों की बस्ती में नहीं आएगा। मेरी बात को आप याद रखना। अभी बांग्लादेश में दीपू दास की पीट के हत्या कर दी जला के। मीडिया के लोगों ने बड़ा हल्ला मचाया, मुझसे भी कई मीडिया के लोगों ने कहा, मैंने उसमें अपनी बात भी रखी। मेरा कलेजा छन्नी होता है जब दीपू दास को वहां मारकर जलाया जाता, मेरा कलेजा छन्नी होता है। लेकिन इस भारत के कोने कोने में जब हर जिले में किसी भी दीपू दास को रोज मारा जाता है तो भी मेरा कलेजा छन्नी होता। तब मीडिया का कलेजा छन्नी नहीं होता, तब इन नकली नेताओं का कलेजा छन्नी नहीं होता, तब भी मेरा कलेजा छन्नी होता है। आप क्या जानो मेरे दर्द को? ये मीडिया के लोग, ये सरकार के लोग क्या जानेंगे मेरे दर्द को? जब राजस्थान में मटकी छूने पे इंद्र मेघवाल को मारा जाता है, जब मूछे रखने पे जितेंद्र मेघवाल को मारा जाता है, जब ओम प्रकाश रैगर फांसी लगा लेता है, जब पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मेरी बच्चियों को नोचा जाता है, उनके कपड़े फाड़े जाते हैं, तो मेरा कलेजा छलनी होता है। तुम्हें क्या पता मेरे दर्द का? जिस दिन चंद्रशेखर आजाद इन गरीबों की ताकत से आगे बढ़ गया, किसी गुंडे की हिम्मत नहीं होगी मेरी बच्ची की तरफ आंख उठा के देख ले। याद रखना मेरी बात। अभी तो मौसम बदल रहा है, अभी मौसम बदल रहा है, तो ये मुझसे कहते हैं हम बोलते नहीं हो, बोलते नहीं हो। मैं तो रोज बोलता, मैं जानता अगर कहीं किसी पर न्याय होगा तो भीम आर्मी के लोग बोलेंगे, आजाद समाज पार्टी के लोग बोलेंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आप भूखे सोते हो तो क्या किसी महल वाले को दुख होता है क्या? जब आप प्यासे सोते हो, प्यासे रहते हो, किसी बड़ी गाड़ी वाले को दर्द होता है क्या मेरे लोगों? जब आपकी जेब में पैसे नहीं होते और आपको सामान खरीदना होता है, बाजार में निकलते हो, पेट पे हाथ फेर के वापस आ जाते हो, अपने सपनों को तोड़ देते हो, क्या किसी पैसे वालों में किसी नेता को दर्द होता है क्या? दर्द होता है तो आपके भाई भीम आर्मी के एक सिपाही को दर्द होता है, आजाद समाज पार्टी के एक सिपाही को दर्द होता है। कब तक इस आजाद भारत में ये मेरा शासक समाज कब तक गुलामी का जीवन जिएगा? ये फैसला हमें आज नहीं तो कल करना होगा। आप उठा के देखो, जो मेरा कलेजा पूछना चाहते थे, जो पूछना चाहते थे चंद्रशेखर क्यों कम बोलते हैं ऐसे मामलों पे, मैं उनको पूछना चाहता हूँ। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि लाखों महिलाओं के साथ रेप हत्याएं होती है। आप जाति का डिडोरा लेके घूमते हो, मैं गारंटी देके कहता हूँ 90% बच्चियां SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज की हैं। आप उठा के देख लो। तो तब इस मीडिया का कलेजा छन्नी क्यों नहीं होता? तब इन सरकारों का कलेजा छन्नी क्यों नहीं होता? जब कुर्सी में बैठ के और अपराधियों को बचाने का काम करते हो तब आपका कलेजा छन्नी क्यों नहीं होता? प्यारे साथियों, हरदोई लंबे समय से राजनीतिक कमजोरी बहुजन समाज के लिए बनी हुई है, लेकिन मैं आज की शक्ति को देख के कह सकता हूं, मैं सोचता था, मैं माफी चाह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल पाता।
मैं सोचता था पश्चिम में आंदोलन मजबूत है, मैं ऐलान करके कह सकता हूं कि इस मिट्टी पे आंदोलन सबसे ज्यादा मजबूत है। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। प्यारे साथियों, आप ये बताओ, जब तक आपकी जेब में पैसा नहीं आएगा, गौर से सुनना मेरी बात, जब तक मेरे भाइयों, जहां तक आवाज जा रही है, जहां जिस हालात में उसी में सुन लो, क्योंकि अगर एक दूसरे को बिठा